दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 41 लिन परिवार। आपको किसी चीज की जरूरत है? सू जियाओबाई ने ठंडे स्वर में पूछा। मैडमैन ड्रेक के साथ हुई घटना के बाद से सू जियाओबाई कुछ परिवारों के प्रति असहिष्णु हो गई थी, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए, वह युवक अब उसके सामने खड़ा है। उस मुस्कुराहट और तीखे व्यवहार ने सू जियाओबाई की निगाहें ठंडी कर दी। मास्टर बाई, मैं लिन परिवार से लिन चेन हूँ। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाने के लिए कुछ किया है तो कृपया मुझे माफ कर दें। लिन चेन ने अपने हाथ जोड़े, थोड़ा झुकते हुए। उनका लहजा सम्मानजनक था। एक कीमियागर की स्थिति ऐसी ही होती है। यहाँ तक कि 4 महान परिवारों में से एक लिन परिवार के एक वंशज को भी एक कीमियागर के प्रति उचित सम्मान दिखाना पड़ा। मैं अब जा रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में हो, सू जियाओबाई ने उदासीनता से कहा। मास्टर बाय, मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लिन चेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैंने सुना है कि आप ग्रेड 5 कीमियागर हैं। लिन परिवार की ओर से मैं आपको हमारे लिए ग्रेड 5 की गोली को परिष्कृत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सभी सामग्रियां तैयार कर ली गई हैं और आपको एक उदार इनाम मिलेगा। आप क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है, सू जियाओबाई ने साफ इनकार कर दिया। एक गोली को परिष्कृत करने में मदद करें? क्या मजाक! उनकी कीमियागर पहचान पूरी तरह से एक दिखावा थी। यदि वह किसी शक्तिशाली परिवार की संपत्ति में गया तो ये जाल में फंसने जैसा होगा। इसके अलावा लिन चेन के रवैये ने उसे गलत तरीके से परेशान किया। सतह पर मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन नीचे निस्संदेह षड्यंत्र रच रहा है। मास्टर बाय, क्या आप पुनर्विचार करेगी? मेरे दादाजी ने मुझे विशेष रूप से आपको ये निमंत्रण देने का निर्देश दिया था। ओह, और वैसे मेरे दादाजी लिन फुटियन है। लिन फुटियन, बेस नंबर 18 से गूंजा नाम। एक मार्शल कमांडर स्तर का पावरहाउस और बेस नंबर 18 के शासक व्यक्तियों में से एक। उनकी कमान में कई मार्शल जनरल स्तर के अधीनस्थ शामिल थे। बेस नंबर 18 में जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में सू जियाओबाई को लिन फुटियन का नाम कैसे नहीं पता था। हालांकि सू जियाओबाई को यह भी अच्छी तरह से पता था कि लिन फुटियन जैसा कोई व्यक्ति तुच्छ मामलों में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से लिन चेन उसे डराने के लिए उसके दादा के नाम का उपयोग कर रहा था। ओह, क्या ऐसा है? तो फिर अपने दादाजी को मेरा अभिवादन भेजें। मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। एक उदासीन टिप्पणी छोड़कर सू जियाओबाई मुड़ी और चली गई। इस बार लिन चेन ने उसे नहीं रोका, लेकिन जैसे ही उसने सू जियाओबाई की विदा होती आकृति की ओर देखा, उसकी निगाहें अशुभ रूप से धुंधली हो गईं। एक बार लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। तुम दोनों उसका अनुसरण करो, लिन चेन ने आदेश दिया। उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो और मुझे वापस रिपोर्ट करो। हाँ, 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स ने जवाब में सिर हिलाया। केवल जब्त पीने के लिए टोस्ट से इनकार करना। क्या यह तथाकथित कीमियागर वास्तव में सोचता है कि वह अछूत है? एक चीनी मुहावरा जिसका अर्थ है केवल जब्त का पे पीने के लिए टोस्ट से इनकार करना। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति सद्भावना को अस्वीकार करता है और अंततः बदतर स्थिति में फंस जाता है। लिन चेन ने जहरीली आवाज में बुदबुदाया। यदि वह ग्रेड 6 या उच्चतर कीमियागर होता तो शायद मैं इसे जाने देता, लेकिन एकमात्र ग्रेड 5 का कीमियागर मेरे साथ उच्च और शक्तिशाली कार्य करने का साहस करता है। कितना बेतुका! लिन चेन की निगाहें क्रूर हो गईं। बेस नंबर 18 के 4 महान परिवारों में से एक लिन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पास पूर्ण अधिकार था और वे दंड से मुक्ति के साथ कार्य कर सकते थे। यहाँ तक कि मार्शल जनरल स्तर के अधिकारी भी जब उन्हें देखते तो सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका लेते थे। हालांकि वह कभी कभार विनम्र होने के विरोधी नहीं थे, लेकिन 5वीं कक्षा का कीमियागर इस तरह के उपचार के लिए योग्य नहीं था। अपनी स्थानिक जागरूकता के माध्यम से सू जियाओबाई ने लिन चेन के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन लिया था। क्या सिरदर्द है? लेकिन एक अवसर भी है। वह मुस्कुराया। उन्नत मार्शल मास्टर्स हो, मेरी ताकत का परीक्षण करने के लिए बिल्कुल सही। जब लिफ्ट खराब हो गई तो सू जियाओबाई सीधे पहली मंजिल पर निकल गई। 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स ने अपनी आभा को दबा दिया और दूर से उसका पीछा किया। एक अन्य छिपे हुए कोने से झांग हेंगडे, जो गुप्त रूप से सू जियाओबाई की रक्षा कर रहा था, ने 2 आकृतियों को उसका पीछा करते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। वे दोनों, वे लिन परिवार के विशिष्ट सदस्य हैं। झांग हिंगडे ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। वह पहले भी लिन परिवार से मिल चुका था। महत्वहीन झांग परिवार के लिए लिन परिवार एक विशाल विशालकाय की तरह था। वे उन्हें आसानी से कुचल सकते थे, जिससे झांग हिंगडे पर अमिट छाप पड़ी। ये दोनों विशेष रूप से लिन परिवार के युवा स्वामी के निजी अंगरक्षकों के रूप में जाने जाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार के उत्तराधिकारी की नजर सू जियाओबाई पर थी? ये बुरा है। झांग हिंगडे का चेहरा गंभीर हो गया। यदि वे युआन परिवार से होते तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप कर सकता था। युआन परिवार हमारा नश्वर शत्रु है, लेकिन लिन परिवार, मैं उन्हें अपमानित करने का जोखिम कैसे उठा सकता हूँ?
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं केवल इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर हूं। 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स के विरुद्ध मेरे पास कोई मौका नहीं होगा। और वह निश्चित नहीं था कि उसे झांग हिंगलो को इसकी सूचना देनी चाहिए या नहीं। आइए अभी अनुसरण करें। जैसे ही उसने विचार विमर्श किया, सू जियाओबाई एक कोने में घूमी और दृष्टि से ओझल हो गई। झांग हिंगडे तुरंत पीछे हो गए। सू जियाओबाई ने सार्वजनिक परिवहन से परहेज किया और पैदल ही सड़कों पर घूमी। उसने बेस नंबर 18 के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया। 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स ने चुपचाप अनुसरण करते हुए अपनी दूरी बनाए रखी। इसके अलावा झांग हिंगडे ने अपनी दूरी बनाए रखी और एडवांस्ड मार्शल मास्टर्स द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की। वह अपने घर की विपरीत दिशा में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने उन्हें देख लिया है। झांग हिंगडे ने राहत की सांस ली। जब तक सू जियाओबाई को जानकारी थी, वह उन्हें फेंकने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ सकता था। हालांकि ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ थी। वह इतने सुदूर इलाके में क्यों जा रहा है? वह क्या योजना बना रहा है? झांग हिंगडे के आश्चर्य के लिए सू जियाओबाई ने छिपने की जगह नहीं चुनी, बल्कि बेस के एक निर्जन हिस्से में गहराई तक जाना जारी रखा। यह इलाका शहर की हलचल से दूर सुनसान था। यदि एडवांस्ड मार्शल मास्टर्स के इरादे बुरे हों तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्षण भर बाद, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ घटित होने पर मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। झांग हिंगडे की चिंता बढ़ती जा रही थी। क्षेत्र लगातार खुला होता जा रहा था, जिससे उसके पास छिपने के लिए कम जगह बची थी। यदि वह आगे बढ़ता तो उसे 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स द्वारा खोजे जाने का जोखिम होता। आखिरकार सू जियाओबाई एक परित्यक्त आधी निर्मित इमारत के सामने रुकी। 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स ने खुद को छिपा लिया। उनकी आंखें संरचना में संकीर्ण अंतराल के माध्यम से सू जियाओबाई पर टिक गईं। उनके लिए यह व्यवहार बिल्कुल भी संदेहास्पद नहीं था। बिना किसी ज्ञात पृष्ठभूमि वाले एक गुप्त कीमियागर के लिए ऐसे उजाड़ स्थान पर रहना बिल्कुल उचित था। अचानक स्विश, सू जियाओबाई की आकृति हवा में गायब हो गई। वह चला गया है। 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स दंग रह गए। जैसे ही वे उभरने और जांच करने वाले थे, उनकी दृष्टि के क्षेत्र में हलचल की एक झलक दिखाई दी। यह आंकड़ा अविश्वसनीय रूप से तेज था। अविश्वसनीय रूप से तेज, इतनी तेजी से कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। अध्याय 42 लगातार 2 उन्नत मार्शल मास्टर्स का सिर काटना। खूनी हमला। एक रक्त लाल चमक एक खूनी अर्धचंद्र की तरह तेजी से हवा में टिमटिमा रही थी। सू जियाओबाई ने अपनी चाल चली। एक उन्नत योद्धा की आभा पूरी ताकत से फूट पड़ी। कियानकुन तकनीक से स्थानिक गति वृद्धि ने पहले ही उसकी गति को 2 स्तरों तक फैलाने की अनुमति दे दी थी। एक उन्नत योद्धा के पद पर आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई। हालांकि सिस्टम के पैनल पर उसकी चपलता अभी भी उसे एक उन्नत योद्धा के रूप में चिन्हित करती थी। वास्तव में वह पहले से ही खतरनाक रूप से एक जूनियर मार्शल जनरल के स्तर के करीब था। दोनों उन्नत योद्धा वास्तव में दुर्जय थे, लेकिन सू जियाओबाई के पूरी ताकत से हमले के सामने उसके सभी छिपे हुए तुरुप के पत्तों और मध्य स्तर के योद्धाओं के लिए अतिरिक्त तिरस्कार के साथ वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। शश, यह मांस को काटने वाले ब्लेड की धीमी आवाज थी। उन्नत योद्धाओं में से एक ने अभी अभी अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू की थी। जैसे जैसे उसने अपनी शक्ति इकट्ठी की, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगित हो उठी। लेकिन इससे पहले कि वह तैयारी पूरी कर पाता, लाल बत्ती का खूनी अर्धचंद्राकार बेरहमी से उसकी गर्दन पर वार कर चुका था। उसकी मुद्रा ठिठक गई। उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा बुलाई थी वह तुरंत वापस ढह गई। उसकी आंखों में जीवन की रोशनी शीघ्र ही मंद होकर लुप्त हो गई। मर गया, मर गया। दूसरे उन्नत योद्धा ने अभी अभी युद्ध की तैयारी पूरी की थी, लेकिन उसने अचानक देखा कि उसके साथी की जीवन शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। बस एक पल में एक उन्नत गुरु का जीवन समाप्त हो गया था, और जिसने उसे मारा वह एक मध्यम स्तर का योद्धा था। नहीं, अब एक उन्नत योद्धा। उन्नत मार्शल मास्टर के शिष्य कांपने लगे। उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। उसके हृदय की गहराइयों से अकथनीय भय की लहर उमड़ पड़ी। वह समझ सकता था कि एक उन्नत योद्धा एक मध्यवर्ती योद्धा के रूप में प्रकट होने के लिए अपनी ऊर्जा छिपा रहा है, लेकिन एक उन्नत योद्धा ने वास्तव में एक संपूर्ण क्षेत्र पार कर लिया था और एक उन्नत योद्धा को मार डाला था। अगर वह उन्हें बताए तो क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? यहां तक कि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर भी वह स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सका। दौड़ना, मुझे दौड़ना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्नत मार्शल मास्टर ने निर्णायक रूप से मुड़ने और भागने का फैसला किया। वह सू जियाओबाई की हड़ताल से पहले से ही भयभीत था। कोई चेतावनी नहीं थी, प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। गति इतनी तेज थी कि वह भी समय पर जवाब नहीं दे सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले की क्रूरता पहले ही उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता से अधिक हो चुकी थी। यह उस तरह का खतरा नहीं था जिसकी किसी उन्नत योद्धा से अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा लगा जैसे किसी जूनियर मार्शल जनरल का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसे शत्रु के सामने उसके बचने की संभावना ही कहां थी? भागना चाहते हो? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उन्नत मार्शल मास्टरों में से एक को मारने के बाद सू जियाओबाई के पैर मुश्किल से ही जमीन पर टिके थे।
बिना किसी रुकावट के वह अचानक मुड़ा और दूसरे उन्नत योद्धा की ओर झपटा जिसने भागने की कोशिश की थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हत्या करने में आनंद आता हो, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने उन संभ्रांत परिवारों को परिणाम नहीं दिखाया और उन्हें कुछ कठिन सच्चाइयों को पहचानने के लिए मजबूर नहीं किया, तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। उसे ट्रैक करना चाहते थे तो फिर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गोल्डन टाइगर बॉडी। यह महसूस करते हुए कि सू जियाओबाई उसका पीछा कर रही थी, उन्नत मार्शल मास्टर इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत अपनी बॉडी फोर्जिंग तकनीक को सक्रिय कर दिया। उनकी शरीर को मजबूत करने की तकनीक परिष्कृत स्तर पर थी और मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई थी। यहां तक कि एक उन्नत योद्धा का हमला भी उनके लिए प्रबंधनीय था। उसी समय उसने तुरंत अपनी जेब से एक संचारक निकाला। इस युग में संचारक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। वे महंगे थे और यहां तक कि झांग परिवार जैसा परिवार भी इसे वहन नहीं कर सकता था। केवल लिन परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार ही उन्हें सुसज्जित कर सकते थे। युवा मास्टर, मुझे बचा लो। जैसे ही वह बोला, उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस चली और एक कट की आवाज सुनाई दी। उन्नत मार्शल मास्टर तुरंत चकमा दे गया। उसने उसकी गर्दन को छुआ, उसके हाथ खून से सने हुए थे। सू जियाओबाई ने अभी अभी फिर से हमला किया था, लेकिन शरीर को मजबूत करने की तकनीक के कारण इस झटके ने तुरंत उसकी जान नहीं ली। सू जियाओबाई की वर्तमान ताकत एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर की थी। उसमें ब्लड अटैक विस्फोटक हमला बोनस भी जोड़ा गया था। एक उन्नत मार्शल मास्टर को मारना उसकी क्षमता के भीतर था, लेकिन यदि उन्नत मार्शल मास्टर ने अपनी बॉडी फोर्जिंग तकनीक को सक्रिय कर दिया था, तो स्पष्ट रूप से एक हमला पर्याप्त नहीं था। क्या हुआ? इस बीच अपने अधीनस्थ की चीख पुकार और मदद की गुहार सुनकर लिन चेन के हाव भाव में अचानक बदलाव आ गया। वह किमी अगर वह इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सिग्नल कट गया और एडवांस्ड मार्शल मास्टर के हाथ का कम्युनिकेटर 2 टुकड़ों में कट गया। इसके साथ ही योद्धा की बांह पर एक लंबा घाव दिखाई दिया। धमनी कट गई और घाव से खून बहने लगा। इस बिंदु पर झांग हेंगडे, जो दूर से देख रहे थे, को अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लेकिन उसका चेहरा सदमे से भर गया, उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं, उसका मुंह अविश्वास से इतना खुला हो गया कि उसमें अंडा समा सकता है। वह ठीक से नहीं देख सका। क्या वह देख सकता है? अतिथि एल्डर सू ने वास्तव में एक उन्नत मार्शल मास्टर को एक ही वार से मार डाला था और दूसरे उन्नत मार्शल मास्टर ने भागने का विकल्प चुना था। ये झांग हिंदे अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं के कोलाहल का वर्णन भी शुरू नहीं कर सके, और जो दृश्य वह देख रहा था उसे समझाने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अभी 1 महीना ही हुआ था जब सू जियाओबाई ने उसके सामने मैडमैन ड्रेक की हत्या कर दी थी। झांग हिंदे अभी भी उस घटना के सदमे से उबर नहीं पाया था। वह अक्सर इसे अपने दिमाग में दोहराता रहता था। लेकिन 1 महीने बाद अपनी ताकत में मुश्किल से सुधार होने के बावजूद सू जियाओबाई पहले से ही इतनी मजबूत हो गई थी कि एक ही झटके में एक उन्नत मार्शल मास्टर को मार सकती थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले 1 महीने से वह अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की रक्षा कर रहा था? शायद उसकी उपस्थिति पहले ही दूसरों के सामने उजागर हो चुकी थी। मास्टर बाय, मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जबकि झांग हिंदे अभी भी सदमे में था, भाग रहा उन्नत मार्शल मास्टर पहले से ही चिल्ला रहा था और दया की भीख मांग रहा था। कुछ ही सांसों में वह घावों से भर गया। उसकी गर्दन पर, उसकी पीठ पर, उसके सिर के पीछे, हर जगह भयानक घाव थे। सू जियाओबाई अपनी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कई विस्फोटक हमले कर रही थी। अगर इस उन्नत योद्धा को शरीर को मजबूत करने की तकनीक नहीं पता होती, तो वह अब तक मर चुका होता। पीएफएफ उन्नत मार्शल मास्टर की दया की अपील को नजरअंदाज करते हुए सू जियाओबाई ने फिर से प्रहार किया, जिससे उसकी अकीलीज टेंडन टूट गई, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उन्नत मार्शल मास्टर अभी भी दया की गुहार लगा रहा था। उसने सू जियाओबाई को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। जल्द ही उन्नत मार्शल मास्टर की चीखें शांत हो गईं। सू जियाओबाई एक बार फिर भड़क उठी। उसने उन्नत मार्शल मास्टर के शरीर को भेदते हुए कई खूनी हमले शुरू कर दिए, यहां तक कि उसके शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक द्वारा उसकी रक्षा करने के बावजूद वह तुरंत मारा गया। इस समय दोनों उन्नत मार्शल मास्टर्स ने सू जियाओबाई के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। अध्याय 43 स्तर 5 ऑटो शिकार। दुश्मनों से निपटते समय सू जियाओबाई ने कोई दया नहीं दिखाई। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर आज वह विपरीत पक्ष, कमजोर पक्ष में होता तो उसे किसी से कोई दया या उदारता नहीं मिलती। इस दुनिया में जहां मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं, सब कुछ पूर्ण अंधकार और क्रूरता है। सू जियाओबाई ने सबसे मूल्यवान वस्तुओं को लेकर 2 लाशों को अच्छी तरह से लूट लिया। ये कहा जाना चाहिए, बड़े परिवारों का इलाज वास्तव में काफी उदार है। इन 2 उन्नत मार्शल मास्टर से सू जियाओबाई बहुत सारी अच्छी चीजें लूटने में कामयाब रही। माइक्रो लेवल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक, माइक्रो लेवल हथियार तकनीक और कुछ एंट्री लेवल मौलिक तकनीकें। बुरा नहीं है, बड़े परिवार से होने का यही मतलब है। उन्होंने अपने शरीर पर जो कुछ भी धारण किया था, उससे पता चलता है कि कई सूक्ष्म स्तरीय तकनीकें थी। इनसे बाजार में आसानी से लाखों मिल सकते हैं, और उन हथियारों में से प्रत्येक की कीमत भी अच्छी खासी थी।
दुर्भाग्य से हथियारों को खत्म नहीं किया जा सका। एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे तो यह स्वयं को उजागर करने के बराबर होगा। लूटपाट खत्म करने के बाद सू जियाओबाई ने झांग हिंगडे के स्थान की ओर देखा और कहा, दूसरे गुरु, क्या आप अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं? उसकी आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन झांग हिंगडे के कानों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सही थी। झांग हिंगडे चौंक गया, उसका शरीर कांप रहा था। उसने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उड़ गया। उन्नत योद्धा। जैसे ही वह पास आया और सू जियाओबाई से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया, उसके दिल में सदमे की एक बड़ी लहर दौड़ गई। आखिरी बार जब उसने सू जियाओबाई की आभा को महसूस किया तो वह स्पष्ट रूप से केवल एक शुरुआती योद्धा था। केवल 1 महीने में वह पहले से ही उन्नत योद्धा चरण तक पहुंच चुका था। उन्नति की ऐसी गति ने झांग हिंगडे को ठंडे पसीने से तर कर दिया। लेकिन जिस बात ने उसे और भी अधिक डरा दिया वह ये थी, उन्नत योद्धा स्तर पर होने के बावजूद सू जियाओबाई ने 2 उन्नत मार्शल कलाकारों को लगभग कुचल दिया और मार डाला। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। झांग हिंगडे। अतिथि एल्डर सू का स्वागत करती है। झांग हिंगडे ने तुरंत झुककर सलाम किया। यह दूसरी बार था जब उन्होंने सू जियाओबाई को इतने सम्मानजनक तरीके से औपचारिक रूप से सलाम किया था। पहली बार झांग परिवार में था जब उन्होंने अनिच्छा से पूरी तरह से पारिवारिक शिष्टाचार के सम्मान में ऐसा किया था। लेकिन इस बार वह पूरे दिल से सम्मानजनक था, विस्मय और भय से भरा हुआ था, ईमानदारी से सू जियाओबाई को नमन कर रहा था। उन्होंने 2 उन्नत मार्शल मास्टरों पर भी नजर डाली जो जमीन पर मृत पड़े थे। मृत्यु में भी उनकी आंखें भय और निराशा से भरी थीं। इन मार्शल मास्टर्स की ताकत स्पष्ट रूप से उनके बड़े भाई झांग हिंगलोक से अधिक मजबूत थी। फिर भी उनके पास सू जियाओबाई के हाथों में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। ये सोचकर झांग हिंगडे का दिल कांप उठा। गेस्ट एल्डर सू कितना शक्तिशाली है। दूसरे मालिक, कृपया इन 2 लाशों से निपटे। सू जियाओबाई ने अपनी उंगली हिलाई जिससे खंजर से खून बह निकला। अतिथि एल्डर सू, आप बहुत विनम्र हैं। यह मेरा कर्तव्य है। झांग हिंगडे ने बार बार सिर हिलाया, जिससे झांग परिवार के दूसरे स्वामी का अहंकार पूरी तरह से खो गया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक सू जियाओबाई चाहेगी वह उसे एक पल में मार सकता है। नहीं, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे झांग परिवार को। इसके अलावा अब तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, सू जियाओबाई ने ठंडे स्वर में कहा। समझ गया, समझ गया, झांग हिंगडे ने बार बार उत्तर दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, सू जियाओबाई ने बहुत पहले ही उसे खोज लिया था, लेकिन कभी भी उसे उजागर नहीं किया था। सुनिश्चित करें कि पूरी तरह से सफाई करें और कोई निशान न छोड़े। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर जैसे ही झांग हिंगडे ने देखा, सू जियाओबाई की आकृति बिजली की गति से निकली, इतनी तेज कि झांग हिंगडे आश्चर्यचकित रह गई। जब सू जियाओबाई की छवि पूरी तरह से गायब हो गई तो झांग हिंगडे अंततः वास्तविकता में वापस आ गए। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। जैसे ही झांग हिंगडे ने शवों को संभाला, वह खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। अभी जो कुछ हुआ था उसकी तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं। सदमा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गोली खजाना मंडप में। बीप बीप बीप। संचारक के दूसरे छोर पर व्यस्त स्वर को सुनकर लिन चेन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। स्पष्टतः जिन 2 उन्नत मार्शल कलाकारों को उसने भेजा था उन्हें किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, और इसकी बहुत संभावना थी कि वे पहले ही मारे जा चुके थे। वह मास्टर बाई स्पष्टतः एक मध्यवर्ती योद्धा थी। वह 2 उन्नत मार्शल मास्टरों को कैसे मार सकता था? एकमात्र संभावना ये थी कि इस मास्टर बाई के पीछे कोई शक्तिशाली रक्षक था। 5वीं श्रेणी का एक किमियागर मेरे लोगों को मारने का साहस कर रहा है, मौत की तलाश में है। एक सामान्य स्थिति में सामान्य लोग सतर्क रहेंगे, लेकिन इसके बजाय लिन चेन गुस्से से भर गया। मार्शल कमांडर के पोते और लिन परिवार के भावी उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें हमेशा गर्व था। विशेष रूप से लिन फुटियन के शक्तिशाली समर्थन पर भरोसा करते हुए लिन चेन और भी अधिक लापरवाह थे। इस तथ्य से कि उसके कारण लोग किमियागर का अनुसरण करते थे, कोई भी उसके इरादों को समझ सकता था। यदि किमियागर 6ठे या 7वें स्तर का होता तो शायद लिन चेन झिझकते, लेकिन 5वें स्तर का किमियागर, यह उसे वापस नीचे लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं खुद देखूंगा कि उस आदमी का समर्थन कौन कर रहा है। लिन चेन की निगाहें द्वेष से भरी थीं। अपनी स्थानिक धारणा को चालू करके सू जियाओबाई ने पुष्टि की कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था और फिर सुरक्षित रूप से घर लौट आया। मेरी वर्तमान ताकत उन्नत मार्शल मास्टर्स को मारने के लिए पर्याप्त है। सू जियाओबाई को आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह अब उन्नत योद्धा स्तर पर था, लेकिन वह उन्नत मार्शल कलाकारों को मार सकता था। यहां तक कि खुद सू जियाओबाई को भी ऐसा लगा जैसे यह एक सपना था। लेकिन इस ताकत के कारण सू जियाओबाई को अब छिपने या सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। वह सड़कों पर अपना सिर ऊंचा करके चल सकता था। निस्संदेह उसे अभी भी अपनी आभा को थोड़ा छिपाने की जरूरत थी, अन्यथा एक 17 वर्षीय उन्नत योद्धा बहुत अधिक खड़ा होगा। अब मेरे पास लगभग 260 मिलियन है, ये फिर से अपग्रेड करने का समय है। सू जियाओबाई ने अपनी उंगलियां चटकाईं। 200 मिलियन से अधिक।
इतना विशाल धन उन्नत योद्धाओं के लिए भी अकल्पनीय था। आइए अन्य चीजों के बारे में बात न करें। आइए ऑटो हंटिंग सुविधा को लेवल 5 पर अपग्रेड करें। इसके अलावा आइए देखें कि लेवल 5 पर कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं अनलॉक की जाएंगी। सू जियाओबाई ने सिस्टम को आदेश जारी किया। अपग्रेड पूर्ण। सिस्टम के संकेत के साथ पूरे 32.4 मिलियन की कटौती के बाद ऑटो हंटिंग स्पेस ने 5वीं छाया दिखाई। जैसे ही 5वीं छाया दिखाई दी, सिस्टम ने तुरंत उसे राक्षसों को मारने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में भेज दिया। डिंग। ऑटो हंटिंग स्पेस को लेवल 5 में अपग्रेड किया गया। अतिरिक्त सुविधा को अनलॉक किया गया। मास्टर ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों के मास्टर छाया अब हथियारों का उपयोग कर सकती है। अध्याय 44 एक ही समय में 3 तकनीकों का अभ्यास करें। यह नई सुविधा बहुत अच्छी है। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। पहले छायाएं हथियारों का उपयोग करने में असमर्थ थीं, केवल अपने पैरों और पैरों पर निर्भर रहती थीं। लेकिन क्योंकि वे मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग कर सकते थे, वे आसानी से भयंकर जानवरों से निपटने में सक्षम थे। हालांकि जैसे जैसे शिकार किए जाने वाले जानवरों का स्तर बढ़ता गया, मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ भी ये स्पष्ट होता जा रहा था कि वे पिछड़ने लगे थे। अभी कुछ ही दिन पहले उनमें से एक परछाई मिट गई थी और दोबारा बाहर भेजे जाने से पहले उसे फिर से उभरने में 24 घंटे लगे। यदि परछाइयां हथियारों से लैस हो सकती हैं, तो इसका मतलब होगा कि उनकी युद्ध शक्ति और भी मजबूत होगी और भयंकर जानवरों के शिकार की दक्षता में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा। हथियारों से लैस होने का मतलब है कि उनके हमले के तरीके भी बदल जाएंगे। फिलहाल मेरा खंजर लोगों को मारने के लिए है, खासकर आमने सामने की लड़ाई में जहां इसका बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये छाया वाले जानवरों का शिकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बजाय मुझे कुछ लंबे हथियारों की जरूरत है जो समूह हमलों को संभाल सकें, जिससे राक्षसों का शिकार करने की दक्षता में सुधार होगा। सू जियाओबाई ने मन ही मन सोचा। छायाएं मुख्यतः शिकार पर केंद्रित हैं। एक खंजर निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। लंबी तलवार या ब्रॉडस्वॉर्ड पर स्विच करना, ऐसे हथियार जो व्यापक रूप से हमला कर सकते हैं और दुश्मनों के समूहों को एक साथ मार सकते हैं, जाहिर तौर पर बेहतर होगा। भले ही उन्हें जंगल में मार्शल आर्टिस्ट टीमों का सामना करना पड़े, उनके पास बेहतर जवाबी हमला करने की क्षमता भी होगी। बेहतर दक्षता के साथ सू जियाओबाई को मिलने वाले लाभ भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि मुझे अन्य हथियारों के लिए तकनीक विकसित करने की जरूरत है। हथियार रखने के लिए ताकत बढ़ाने में मदद के लिए संबंधित हथियार तकनीकों की आवश्यकता होती है। यदि यह कोई अन्य योद्धा होता तो वे प्रबंधन नहीं कर पाते। एक बार जब उन्होंने एक हथियार चुना और उसके लिए एक तकनीक विकसित की, तो आधे रास्ते में दूसरी तकनीक सीखने के लिए स्विच करने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगेगी। लेकिन सू जियाओबाई अलग थी। वह स्वचालित रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, 2 तकनीकों को सिस्टम में फेंकता है और कुछ घंटों में वह शुरुआती स्तर तक पहुंच सकता है। 1 या 2 दिन में मध्यवर्ती स्तर और कुछ और दिनों के बाद उन्नत स्तर। यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तकनीकें सीखना चाहता था। सौभाग्य से मैंने उन 2 उन्नत मार्शल कलाकारों से कई हथियार तकनीकें लूट ली हैं और अब मैं उनका उपयोग कर सकता हूं। बस कुछ घंटों के इंतजार में ये 2 सूक्ष्म स्तरीय हथियार तकनीकें आसानी से शुरुआती स्तर तक पहुंच जाएंगी और कुछ और दिनों में वे आसानी से उच्च स्तर तक उन्नत हो जाएंगी। सिस्टम, इन हथियारों को भेजने में मेरी मदद करो। सू जियाओबाई ने अपने कियानकुन स्थान से कुछ हथियार लिए जो उसने 2 उन्नत मार्शल मास्टरों से लूटे थे। हालांकि ये हथियार ज्यादातर नर्म तलवारें, छोटी तलवारें और छोटे खंजर थे, जो पोर्टेबल थे लेकिन स्पष्ट रूप से सू जियाओबाई की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। कल मुझे कुछ उपयुक्त हथियार खरीदने के लिए वॉरियर हॉल का दौरा करना होगा और समूह हमलों के लिए उपयुक्त कुछ तकनीकों को भी सीखना होगा। इसके बाद मुझे और पैसे खर्च करने होंगे। अभी मेरा एक क्लिक अभ्यास स्थान स्तर 8 पर है और स्तर 10 तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। एक क्लिक अभ्यास स्थान अभी भी स्तर 7 है, लेकिन स्तर 10 तक पहुंचने के लिए इसकी लागत लगभग 180 मिलियन होगी। ये काफी है। आइए पहले एक क्लिक अभ्यास स्थान को अपग्रेड करें। ऑटो हंटिंग फंक्शन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 100 मिलियन से अधिक स्पिरिट सिक्के खर्च होंगे। एक बार में इतना खर्च करना स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं था। पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। सू जियाओबाई के लिए एक क्लिक खेती और एक क्लिक अभ्यास महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि के सच्चे स्रोत थे और स्तर 10 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस स्तर तक पहुंचने से नए अतिरिक्त फंक्शन अनलॉक हो जाएंगे। अपग्रेड पूर्ण। 25.6 मिलियन की कटौती के बाद एक क्लिक अभ्यास स्तर 8 पर पहुंच गया, जिससे अंतरिक्ष प्रवाह दर 256 गुना बढ़ गई। 51.2 मिलियन की कटौती के बाद एक क्लिक अभ्यास स्तर 9 पर पहुंच गया, जिससे अंतरिक्ष प्रवाह दर 512 गुना बढ़ गई। 102.4 मिलियन की कटौती के बाद एक क्लिक अभ्यास 10 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे अंतरिक्ष प्रवाह दर 1024 गुना बढ़ गई। बीप 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 10 में अपग्रेड किया गया। नए अतिरिक्त फंक्शन को अनलॉक किया गया। 3 लाइव्स। 3 लाइव्स 3 तकनीकों की एक साथ खेती की अनुमति देने के लिए एक क्लिक अभ्यास स्थान का विस्तार करता है। बहुत आरामदायक, बहुत संतुष्टिदायक। हालांकि उन्होंने लगभग 180 मिलियन खर्च किए थे। सू जियाओबाई रोमांचित थी। किसी और बात का जिक्र न करते हुए 1024 बार अभ्यास गति का मतलब क्या था?
यहाँ तक कि कियानकुन तकनीक जैसी दुर्लभ चीज को भी केवल 1 या 2 दिन में शुरुआती स्तर पर अपग्रेड किया जा सकता है, और अन्य सामान्य तकनीकों में आसानी से महारत हासिल करने में केवल कुछ मिनट, यहाँ तक कि 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। इसके अलावा स्तर 10 तक पहुंचने से एक साथ 3 तकनीकों का अभ्यास करने की क्षमता खुल गई। अकेले यह 180 मिलियन स्पिरिट सिक्कों के बराबर था। सिस्टम डायमंड बॉडी तकनीक भी डालने में मेरी मदद करें। सू जियाओबाई इंतजार नहीं कर सकी। वर्तमान में वह जिन तकनीकों का अभ्यास कर रहा था उनमें कियानकुन तकनीक और रक्त आक्रमण शामिल थे। कियानकुन तकनीक को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, यह एक सूक्ष्म स्तरीय अंतरिक्ष विशेषता तकनीक है। इसका स्तर जितना ऊंचा होगा, सू जियाओबाई की नींव और छिपे हुए तुरुप के पत्ते उतने ही मजबूत होंगे। खूनी हमला पहले ही मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुका था और कुछ ही घंटों में यह उन्नत स्तर तक पहुंच जाएगा। उच्चतम स्तर तक पहुंचने में केवल कुछ और दिन लगेंगे, और यह सू जियाओबाई की सबसे बड़ी विस्फोट विधि थी। अब डायमंड बॉडी के जुड़ने के बाद एक बार जब यह और ब्लड अटैक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वह सोआरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रू फ्लेम हैंड जोड़ देंगे। जब वे सभी अपने चरम पर पहुंच जाएंगे तो वह नई तकनीक सीखना शुरू कर सकते हैं। ये कल्पना करना आसान है कि सू जियाओबाई की भविष्य की तकनीकें और ताकत कितनी भयानक होंगी। कहने की जरूरत नहीं कि वह उन्नत मार्शल मास्टर्स को तुरंत हरा सकता था। यहां तक कि मार्शल जनरलों को नीचे गिराना भी कोई समस्या नहीं होगी। शेष 40 मिलियन के लिए मैं इसका उपयोग 1 क्लिक खेती और 1 क्लिक कीमिया को उन्नत करने के लिए करूंगा। 25.6 मिलियन की कटौती के बाद 1 क्लिक खेती की खेती 9वें स्तर पर पहुंच गई। 2.4 मिलियन की कटौती के बाद 1 क्लिक कीमिया स्तर 2 पर पहुंच गई। 7.2 मिलियन की कटौती के बाद 1 क्लिक कीमिया स्तर 3 पर पहुंच गई। सू जियाओबाई ने अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर उन्नत मार्शल आर्टिस्ट, शक्ति स्तर इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, सहन शक्ति स्तर इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, चपलता स्तर उन्नत मार्शल मास्टर, खेती की प्रतिभा निम्नतम रैंक, महारत हासिल कौशल डायमंड बॉडी इंटरमीडिएट, सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट, ट्रू फ्लेम हैंड इंटरमीडिएट, ब्लड अटैक इंटरमीडिएट, कियानकुन तकनीक शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस 1 क्लिक खेती स्तर 9, 1 क्लिक अभ्यास स्तर 10, ऑटो हंटिंग स्तर 5, 1 क्लिक कीमिया स्तर 3। युआन परिवार, बधाई हो, आप नष्ट होने वाले हैं। सू जियाओबाई की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। अध्याय 45 झांग परिवार की दुर्दशा। सू जियाओबाई की वर्तमान ताकत का मतलब था कि अगर वह चाहे तो वह युआन परिवार को पूरी तरह से पैरों तले रौंद सकता है, उन्हें बेतहाशा अपमानित और मार सकता है। और यह इतनी जल्दी हो सकता है कि युआन परिवार के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं होगा, इससे पहले कि उनका पूरा जीवन खत्म हो जाए। हालांकि सू जियाओबाई इतनी लापरवाही से काम नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युआन परिवार कितना कमजोर लग रहा था, वे अभी भी मुख्य जिले के निवासी थे। उस स्थिति के साथ आधार संख्या 18 की सरकार और प्रमुख परिवार नियमों को लागू करेंगे। हालांकि सू जियाओबाई को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह विश्वास कर सके कि वह मार्शल जनरलों या मार्शल कमांडरों से मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार वह जल्दी में नहीं था, वह लगातार अपनी ताकत में सुधार करेगा। जब समय सही होगा तो युआन परिवार को कुचलना एक चींटी को कुचलने से ज्यादा कठिन नहीं होगा। इस बीच मुख्य जिले में झांग परिवार की संपत्ति में सम्मेलन कक्ष में परिवार के मुखिया झांग हिंगलोग परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। माहौल बोझिल था और हर किसी की भौहें तनी हुई थीं। परिवार के मुखिया, हम अब और पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल, हम पहले ही युआन परिवार के हाथों हॉट रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र खो चुके हैं। अगर हम इस बार एजियो टंग वेस्टलैंड छोड़ देते हैं तो हमारा मुनाफा कम से कम 20% कम हो जाएगा। युआन परिवार बहुत आगे जा रहा है, हम बार बार पीछे हटे हैं और अब वे फायदा उठा रहे हैं। परिवार के मुखिया, आदेश दें। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं उनमें से कम एक को अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग परिवार के वरिष्ठ सदस्य गुस्से से उबल रहे थे। मुख्य जिले में प्रत्येक प्रमुख परिवार के पास जंगल में भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए मार्शल कलाकारों की अपनी टीम थी। सबसे पहले पशु सामग्री की कटाई करना था। इन सामग्रियों से पर्याप्त लाभ हुआ जिससे परिवार मजबूत हुआ। दूसरा था जानवरों को बाहर निकालना। इसने आधार की रक्षा की और जानवरों को बहुत तेजी से प्रजनन करने और मानव रहने की जगह पर अतिक्रमण करने से रोका। और तीसरा था क्षेत्र का विस्तार करना। यदि संभव हो तो उनका लक्ष्य मानव आधार की सीमाओं का विस्तार करना, मानवता के लिए रहने की जगह बढ़ाना था। इनमें से पहला कारण ही एकमात्र कारण था जिसने वास्तव में परिवारों को प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। लाभ, सब कुछ लाभ के लिए था। आय के स्थिर स्रोत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार के भयंकर जानवरों के शिकार के मैदानों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। एक बार जब कोई क्षेत्र एक परिवार का हो जाता था तो अन्य परिवारों को बिना अनुमति के वहां शिकार करने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि हाल के दिनों में झांग परिवार और युआन परिवार के बीच संघर्ष तेज हो गया था, जिससे उनकी योद्धा टीमों के बीच बार बार झड़पें हुई।
अनिवार्य रूप से झांग परिवार अक्सर बदतर स्थिति में आता था। अपने योद्धाओं को बचाने के लिए झांग परिवार के पास अपने शिकार के मैदान को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी अभी झांग परिवार की योद्धा टीम से खबर आई थी। युआन परिवार ने एक बार फिर एजियो टंग वेस्टलैंड में अपने गढ़ पर आक्रमण किया, जिससे झांग परिवार की टीम को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। उन्होंने दर्जनों योद्धाओं, कई मध्यवर्ती योद्धाओं और यहां तक कि एक उन्नत योद्धा को भी खो दिया था। जब यह खबर झांग परिवार तक पहुंची तो उसके सभी सदस्यों में रोष की लहर दौड़ गई। ये सरासर बदमाशी थी। इन वर्षों में युआन परिवार ने कई संघर्ष शुरू किए थे। प्रारंभ में झांग परिवार विरोध कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी मूल ताकत कम होती गई, उनकी स्थिति कमजोर होती गई, जिससे युआन परिवार को अपने लाभ के लिए दबाव बनाने का साहस मिला। अब वे स्पष्ट रूप से क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए झांग परिवार ने पहले ही कई शिकारगाहें छोड़ दी थी और यहां तक कि उन्हें नई शिकारगाहें तलाशने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। लेकिन युआन परिवार ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और अपनी आक्रामक घुसपैठ जारी रखी। मैं लड़ने के लिए आपकी उत्सुकता को समझता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है, झांग हिंगलोग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। युआन परिवार की गति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हमारी वर्तमान ताकत के साथ उनका डटकर मुकाबला करना कठिन होगा। परिवार के मुखिया के रूप में झांग हिंगलोग दूसरों की तरह आवेगपूर्ण कार्य नहीं कर सकता था। उसे बड़ी तस्वीर पूरे परिवार पर विचार करने की जरूरत थी। बिना सोचे समझे किए गए टकराव से केवल आपसी नुकसान होगा और उनकी जीवन शक्ति को दीर्घकालिक नुकसान होगा। परिवार की खातिर वह केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकता था। क्या हम बिना लड़े ही युआन परिवार को अपने ऊपर हावी होने देंगे? यदि केवल परिवार का मुखिया मार्शल जनरल के पद पर आसीन हो सकता है, तो युआन परिवार के पास घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वरिष्ठ सदस्यों ने हताशा में अपने दांत पीस लिए, उनके दिल आक्रोश से भर गए। इस गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता झांग हिंगलोग के लिए एक उन्नत मार्शल मास्टर से मार्शल जनरल के रूप में आगे बढ़ना था। एक बार जब उसने ये हासिल कर लिया, तो झांग परिवार रक्षात्मक होने के बजाय पहल करने लगेगा और युआन परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मार्शल जनरल बनना इतना आसान नहीं था। कई उन्नत मार्शल मास्टर थे, लेकिन कुछ ही मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंचे। बूम! अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। भारी हौंफते हुए झांग हिंगडे कमरे में भाग गया। दूसरा मास्टर! सभी ने खड़े होकर सलाम किया। क्या बात है दूसरे भाई? झांग हिंगलोग ने पूछा। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उसके हृदय में बेचैनी का भाव घर कर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि युआन परिवार ने सुगेस्ट अधिकारी की हत्या के लिए एक विशेषज्ञ भेजा था और झांग हिंगडे मुश्किल से बच पाए थे? लेकिन जब उन्होंने झांग हिंगडे को करीब से देखा तो उन्हें उस पर युद्ध के कोई निशान नहीं दिखे। बिग ब्रदर, मुझे कुछ जरूरी रिपोर्ट करनी है, झांग हिंगडे हकलाते हुए बोले। कई गहरी हौंफने के बाद उनकी सांसें थम गईं। ये बहुत जरूरी है, आप सभी अभी यही प्रतीक्षा करें। दूसरे भाई, मेरे साथ अध्ययन के लिए आओ, झांग हिंगलोग ने सावधानी को प्राथमिकता देते हुए झांग हिंगडे को दूर ले जाते हुए कहा। सम्मेलन कक्ष में झांग परिवार के वरिष्ठ सदस्य बड़बड़ाते रह गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परिवार का मुखिया किस बात से डरता है। अगर हम युआन परिवार से आमने सामने लड़ते तो शायद हम नहीं हारते। अगर हमने ऐसा किया भी तो हम कम से कम उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देंगे और दोबारा जल्दबाजी करने से पहले उन्हें 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगे। और मत कहो, परिवार के मुखिया के पास अपने कारण होने चाहिए। लेकिन ये कब तक चल सकता है? युआन परिवार आक्रमण करता रहता है और हम पीछे हटते रहते हैं। इस दर पर हमें पूर्व के क्षेत्रों को भी छोड़ना होगा। जल्द ही हम सभी भूखे मर जाएंगे। ओह! वरिष्ठ सदस्य हताशा में आह भर रहे थे। उनका आक्रोश बढ़ रहा था। वे खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, पतन की हद तक प्रताड़ित। प्रतिकार करने की क्षमता के बिना मजाक उड़ाया जाना और दबाया जाना असहनीय था। यह बहुत निराशाजनक है। अचानक अध्ययन कक्ष से हार्दिक हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ सदस्य हतप्रभ नजर आ रहे थे। संभवतः परिवार का मुखिया किस बात से इतना प्रसन्न हो सकता है? एक क्षण बाद अध्ययन का दरवाजा खुला और झांग हिंगलोग बाहर आया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसकी आंखें जोश से चमक रही थी। झांग परिवार के सभी योद्धाओं को संदेश भेजें, इस क्षण से पूरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। एक बार जब मैं लौटूंगा तो हम युआन परिवार के खिलाफ चौतरफा जवाबी हमला शुरू करेंगे। अध्याय 46 सू जियाओबाई पकड़ी गई। ये शब्द सुनकर झांग परिवार के सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए उन्होंने पाया कि वे उलझन में हैं। सेकंड इन कमांड क्या समाचार लेकर आया था? परिवार का मुखिया इतना खुश क्यों था, यहां तक कि युआन परिवार के साथ युद्ध की तैयारी तक कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपनी सहायता के लिए किसी विशेष रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञ को आमंत्रित करने में कामयाब रहे हो? समूह ने कारण पूछा, लेकिन झांग हिंगलोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें परिवार के निवास पर रहने का निर्देश दिया, जबकि वह और झांग हिंगडे एक साथ चले गए।
इस प्रकार झांग परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की हैरान निगाहों के तहत दोनों भाई जल्दी से एक वाहन में सवार हो गए और सू जियाओबाई के अस्थायी निवास की ओर चल पड़े। श्री सू यहाँ नहीं है। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा ली थी और अपनी आभा को दबा दिया था। लेकिन जब उन्होंने सू जियाओबाई का दरवाजा खटखटाया तो सू लिंगर ने उन्हें यह खबर देकर स्वागत किया कि सू जियाओबाई बाहर चली गई है। हाँ, मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया है, सू लिंगर ने मधुरता से उत्तर दिया। ठीक है, हम बाद में उनसे मिलने वापस आएंगे। जाने के बजाय झांग हिंगलोग और झांग हिंगडे निवास के सामने एक ऊंची इमारत की ओर चले गए। वहां से वे चुपचाप सू जियाओबाई की वापसी का इंतजार करते हुए सू लिंगर पर पहरा देते रहे। उसी समय सू जियाओबाई वॉरियर हॉल में थी, विशेष रूप से अपनी छायाओं के लिए हथियारों का चयन कर रही थी। लंबे ब्लेड, लंबी तलवारें और क्षेत्र प्रभाव क्षमताओं वाले विभिन्न अन्य लंबे हथियार। सू जियाओबाई ने 5 मिश्र धातु ग्रेड हथियारों पर 3 मिलियन खर्च किए। सिस्टम शैडो के लिए इन 5 हथियारों से लैस करें, सू जियाओबाई ने निर्देश दिया। उपकरण सुसज्जित। बहुत दूर, बेस से दसियों किलोमीटर से भी अधिक दूर, शैडो जो पहले सिर्फ अपने अंगों से जानवरों से लड़ रहे थे, अचानक उनके हाथों में हथियार आ गए। जैसे ही उन्होंने जानवरों से लड़ने के लिए हथियार चलाना शुरू किया, उनकी लड़ाई का रुख तुरंत बदल गया। हथियारों को संभालने के बाद सू जियाओबाई ने लंबी तलवारों और लंबे ब्लेडों के लिए उपयुक्त सूक्ष्म स्तरीय युद्ध तकनीकों का चयन किया। अपने समय का अतिरिक्त 10 लाख और 1 घंटा खर्च करते हुए उन्होंने 5 सूक्ष्म स्तरीय हथियार तकनीकों को पूरी तरह से याद कर लिया। सिस्टम वर्तमान में अभ्यास में आने वाली 3 तकनीकों को अस्थायी रूप से निलंबित करता है। उन्हें इन तीनों से बदलें। स्वचालित प्रशिक्षण प्रणाली ने 3 छायाओं के रुख को समायोजित किया, जिसने नकली लंबे ब्लेड और तलवारों के साथ विभिन्न चालों का तेजी से अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में तीनों तकनीकें शुरुआती स्तर पर पहुंच गईं। सू जियाओबाई ने तुरंत 2 तकनीकों को बदल दिया। हो गया, अब सब शुरुआती स्तर पर। अगला, मुझे बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। एक बार जब वे मध्यवर्ती और फिर वरिष्ठ स्तर पर आगे बढ़ेंगे तो शैडोज की युद्धक क्षमताओं में कम से कम 50% का सुधार होगा। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। वर्तमान में शैडोज के पास मध्यवर्ती मार्शल मास्टर्स के बराबर युद्ध शक्ति थी। हथियारों और हथियार तकनीकों के साथ वे उन्नत मार्शल मास्टर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। इसका मतलब यह था कि 5 छायाओं की बढ़ी हुई ताकत से राक्षस शिकार दक्षता में काफी वृद्धि होगी। सू जियाओबाई के अनुमान के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर वह अकेले पशु सामग्री से कम दसियों लाख स्पिरिट सिक्के कमा सकता था। यदि इस बीच उसने थोड़ा सा अमृत भी परिष्कृत कर लिया तो कई 100 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की मासिक कमाई आसान हो जाएगी। जैसे ही सू जियाओबाई खुशी से अपने बढ़ते मुनाफे और लगातार बढ़ती ताकत पर विचार कर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। प्रशिक्षण कक्ष के बाहर कई नई आभाएं हैं, सू जियाओबाई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बड़बड़ाया। उनकी स्थानिक धारणा तेजी से बाहर की ओर विस्तारित हुई। यकीन से, प्रशिक्षण कक्ष के बाहर का दालान आमतौर पर अर्ध योद्धाओं या अपनी बारी लेने की प्रतीक्षा कर रहे योद्धाओं से भरा होता था, अब मार्शल मास्टर्स और योद्धाओं से भरा हुआ था। मध्यवर्ती योद्धा, उन्नत योद्धा, शुरुआती मार्शल मास्टर और यहां तक कि मध्यवर्ती मार्शल मास्टर। एक त्वरित गिनती से 30 से अधिक लोगों का पता चला। हर एक के चेहरे पर अमित्र भाव थे, उनकी आंखें शत्रुता से भरी थीं। विशेष रूप से समूह का नेतृत्व करने वाले उन्नत मार्शल मास्टर, जिन्होंने प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे को इतनी तीव्रता से देखा जैसे कि वह इसे फाड़ देना चाहते थे और सू जियाओबाई को बाहर खींच लेना चाहते थे। आखिरकार इतनी लंबी खोज के बाद वह मिल गया, उन्नत मार्शल मास्टर ने बुदबुदाया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि युआन क्यूई था। वह काफी समय से सू जियाओबाई की लगातार खोज कर रहा था, लेकिन उसके हाथ खाली हाथ आए, जैसे कि वह हवा में गायब हो गई हो। जैसे ही युआन क्यूई हार मानने वाली थी, खबर आई कि सू जियाओबाई वॉरियर हॉल में दिखाई दी है। तुरंत युआन क्यूई ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और दौड़ पड़ा। युआन क्यूई, क्या हमें अब एक कदम उठाना चाहिए? युआन परिवार के एक अन्य उन्नत मार्शल मास्टर ने पूछा। यह सरकार का वॉरियर हॉल है, यहाँ कार्रवाई करना युआन परिवार को महंगा पड़ेगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो उसके बाहर आने का इंतजार करें, फिर हम उसका उचित स्वागत करेंगे, युआन क्यूई ने शातिराना ढंग से कहा। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर सू जियाओबाई ने अपनी स्थानिक धारणा के माध्यम से उनकी बातें सुनी। हाँ, मैं उनके पीछे नहीं जा रहा था और फिर भी वे मेरी तलाश में आए हैं। सू जियाओबाई के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। चूंकि उन्होंने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है तो मुझे कोई दया क्यों दिखानी चाहिए? वॉरियर हॉल में खुले तौर पर उपस्थित होकर सू जियाओबाई ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। युआन परिवार उसे मरवाना चाहता था। वह चाहता था कि युआन परिवार मर जाए। यह था मारो या मार डालो। यदि यह तथ्य न होता कि युआन परिवार मुख्य क्षेत्र में रहता था, जो संभावित रूप से वहां के प्रमुख परिवारों को सचेत करता, तो सू जियाओबाई ने इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं किया होता। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। उसे ढूंढने की उनकी कार्रवाई से संकेत मिलता है कि उनके पास मुख्य क्षेत्र के प्रमुख परिवारों से अपने कार्यों को छिपाने की योजना थी। सू जियाओबाई का इरादा इसका उपयोग एक शानदार पलटवार करने के लिए करना था।
हिस, एक हल्की फुसफुसाहट के साथ प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला। सू जियाओबाई, जो अब शांत और संतुलित थी, ऐसी लग रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। वह लापरवाही से कमरे से बाहर निकल गया। ये वह है। युआन क्यूई की आंखें चमक उठी। 17 साल का उन्नत अर्ध योद्धा। उपस्थिति छवि से पूरी तरह मेल खाती है। माफ करें, युआन क्यूई ने सू जियाओबाई का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। एक हानिरहित मुस्कुराहट दिखाते हुए उन्होंने जारी रखा, आपको सू जियाओबाई सम्मानित श्री सू होना चाहिए, है ना? हाँ, वह मैं हूँ, सू जियाओबाई ने मासूम भ्रम की दृष्टि से उत्तर दिया। मैं झांग परिवार से हूँ। हमारे परिवार का मुखिया एक जरूरी मामले के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता है, युआन क्यूई ने कहा। उसकी मुस्कुराहट द्वेष से भरी हुई थी। एक जरूरी मामला, लेकिन मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, सू जियाओबाई ने झिझक दिखाते हुए कहा। चिंता मत करें श्री सू, इसमें आपका अधिक समय नहीं लगेगा। हमारे परिवार के मुखिया अन्य सभी अतिथि विशेषज्ञों के साथ पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। केवल आप ही गायब हैं। युआन क्यूई ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। फिर ठीक है, चूंकि सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मेरा न जाना अभद्रता होगी। रास्ता दिखाओ, सू जियाओबाई ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। युआन क्यूई की आंखों में खुशी और निर्दयता की चमक चमक उठी। युआन क्यूई के मार्गदर्शन में सू जियाओबाई कोर जोन की ओर बढ़ते हुए वाहन में सवार हो गई। बच्चे, तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। बस रुको, जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि युआन परिवार का दुश्मन बनना कितना दुखद है। अध्याय 47, हैरान युआन परिवार। वाहन पूरे मुख्य जिले में आगे बढ़ गया। श्री सू, आपकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। सिर्फ 17 साल की उम्र में एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक पहुंचना कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत से लोग केवल सपना देख सकते हैं। सू जियाओबाई के पास बैठे युआन क्यूई बोलते समय मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार का मुखिया प्रतिभा को महत्व देने के लिए इतना उत्सुक है और उसने आपको हमारे झांग परिवार का अतिथि अधिकारी बनने के लिए आमंत्रित किया है। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए सू जियाओबाई ने जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक रोक दिया। हालांकि 17 साल की उम्र में ऐसी उपलब्धियां दुर्लभ थीं, फिर भी वे अनसुनी नहीं थीं, आमतौर पर शक्तिशाली परिवारों के वंशजों के बीच देखी जाती थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये लगभग असंभव था। बस किस्मत का एक झटका। वैसे आपने कहा था कि आप झांग परिवार से हैं। ऐसा क्यों है कि जब मैं पहले झांग परिवार से मिलने गया था तो मैंने आपको नहीं देखा था? सू जियाओबाई ने अनभिज्ञता प्रकट की। मुझे पहले बेस के बाहर नियुक्त किया गया था और मैं आसपास नहीं था, इसलिए यह सामान्य है कि आप मुझे नहीं जानते होंगे। युआन क्यूई का स्पष्टीकरण निर्विवाद था। ओह, मैं समझ गया टिल्डा। एक मिनट रुकें, ऐसा लगता है जैसे हम गलत रास्ता अपना रहे हैं। अगर मुझे याद है तो झांग परिवार का रास्ता वहीं से होना चाहिए, है ना? सू जियाओबाई ने अचानक असमंजस में खिड़की से बाहर की ओर इशारा किया। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य परिवारों को छिपकर बात करने या जासूसी करने से रोकने के लिए परिवार के मुखिया ने इसे कहीं और आयोजित करने की व्यवस्था की, युआन क्यूई ने मुस्कुराते हुए समझाया। हम अभी भी मुख्य जिले के भीतर हैं, इसलिए कोई भी यहाँ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? ये समझ में आता है, सू जियाओबाई ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। एक क्षण बाद वे आ पहुंचे। हालांकि गंतव्य कोई और नहीं बल्कि युआन परिवार की जागीर निकली। युआन क्यूई और उनके साथियों ने पहले ही जांच की थी और पाया था कि सू जियाओबाई ने पहले केवल एक बार मुख्य जिले का दौरा किया था और उसके बाद फिर कभी नहीं। इस प्रकार इसकी अत्यधिक संभावना थी कि वह युआन परिवार की जागीर को नहीं पहचानेगा। कृपया श्री सू। उतरने के बाद युआन क्यूई सू जियाओबाई को जागीर में ले गया। सू जियाओबाई पूरी तरह से सहज दिखाई दी। उनके सहज व्यवहार ने युआन क्यूई की धारणाओं की पुष्टि की। वास्तव में भले ही सू जियाओबाई ने उस स्थान को पहचान लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही सू जियाओबाई ने कार में कदम रखा, युआन क्यूई ने पहले ही उसे पकड़ लिया था। एक मध्यवर्ती योद्धा के लिए एक उन्नत अर्ध योद्धा से निपटना एक सरल सहज कार्य था। जल्द ही वे युआन परिवार के रिसेप्शन हॉल में पहुंच गए। हॉल के अंदर युआन फेहे और युआन परिवार के कई अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे। सू जियाओबाई को देखकर उनकी निगाहें तेज हो गईं। वास्तव में एक उन्नत अर्ध योद्धा, इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा। झांग परिवार वास्तव में भाग्यशाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह युवक इतना भाग्यशाली नहीं है। युआन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने मन ही मन सोचा, उनकी आंखों में जानलेवा इरादा छिपा हुआ है। ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ किसी को नहीं पहचानता? क्या तुम मुझे गलत जगह ले आए हो? सू जियाओबाई ने हॉल में प्रवेश करते ही भ्रम का बहाना करते हुए पूछा। मिस्टर सू, वह आपको गलत जगह पर नहीं लाया। मैं ही वह व्यक्ति था जो आपसे मिलना चाहता था, युआन फेहे ने अपना परिचय देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपना परिचय दे, मैं युआन फेहे, युआन परिवार का मुखिया हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, स्वागत कक्ष के दरवाजे जोर से बंद हो गए। युआन परिवार, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सू जियाओबाई की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उन्होंने घबराहट का भाव धारण कर लिया। मिस्टर सू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, युआन फेहे ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट से कहा।
आपने युआन परिवार और झांग परिवार के बीच झगड़े के बारे में कुछ सुना होगा, है ना? मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। युआन परिवार और झांग परिवार वास्तव में असंगत है। जब से झांग हिंगलोग ने मेरे तीसरे भाई का हाथ तोड़ा है, मैंने कसम खाई है कि युआन परिवार और झांग परिवार मौत की लड़ाई में बंद रहेंगे। मिस्टर सू, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। केवल 17 साल की उम्र में आप एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसमें मानक से कहीं अधिक असाधारण प्रतिभा है। झांग हिंगलोग वास्तव में चालाक है। उसने झांग परिवार के भविष्य में निवेश की उम्मीद में एक उन्नत अर्ध योद्धा को अतिथि बुजुर्ग के रूप में भर्ती किया है। लेकिन मैं आपको कुछ सलाह देता हूं, झांग परिवार पहले से ही अपने अंतिम चरण में है। युआन परिवार एक उज्जवल भविष्य वाला परिवार है। मिस्टर सू, हमारे साथ जुड़ने पर विचार क्यों न करें? अंधकार को प्रकाश की ओर छोड़ें और आइए एक साथ महिमा और धन प्राप्त करें। सू जियाओबाई को देखते ही युआन फेहे की आंखें चमक उठी। उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उन्हें ऐसी प्रतिभा को अपने पक्ष में भर्ती करने की उम्मीद थी। सफल होने पर झांग परिवार निश्चित रूप से क्रोधित और अपमानित होगा। युआन परिवार में शामिल हो, सू जियाओबाई ने जानबूझकर दोहराया। हाँ, झांग परिवार ने आपसे जो भी वादा किया है, युआन परिवार आपको दोगुना देगा। जो कुछ भी झांग परिवार प्रदान नहीं कर सकता, युआन परिवार वह प्रदान कर सकता है। इस दुनिया में ताकत का राज है। श्रीमान सू, अपनी प्रतिभा के साथ आपको ताकतवर लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना? युआन फेहे ने आत्मविश्वास से कहा। ओह, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे और पैसे दे सकते हैं? अपनी शर्तों का नाम बताएं, मिस्टर सू। युआन फेहे ने आत्मविश्वास से भरपूर जवाब दिया। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। आइए 1 अरब आध्यात्मिक सिक्कों से शुरुआत करें। उसके बारे में क्या ख्याल है? सू जियाओबाई के शब्दों के कारण तुरंत युआन फेहे का चेहरा उतर गया। युआन परिवार के अन्य सदस्यों के भाव भी ठंडे थे और रिसेप्शन हॉल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। तापमान कई डिग्री गिरता नजर आया। मिस्टर सू, यह कोई मजाकिया मजाक नहीं है, युआन फेहे ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने ईमानदारी से निमंत्रण दिया है, फिर भी आप इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या यह अनुचित नहीं है? नकली कहीं के। सू जियाओबाई का स्वर बदल गया और वह हल्के से मुस्कुराए। वह आगे बढ़ा, एक कुर्सी खींची और स्वाभाविक रूप से बैठ गया। आपने अभी कहा कि मेरी उम्र में एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक पहुंचना मुझे एक दुर्लभ प्रतिभा बनाता है, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या यह सही नहीं है? सू जियाओबाई मुस्कुराए। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं सिर्फ एक उन्नत अर्ध योद्धा नहीं हूं? उन्नत अर्ध योद्धा नहीं, उसका क्या मतलब था? जैसे ही भीड़ में भ्रम फैल गया, सू जियाओबाई की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। एक नौसिखिया योद्धा। वह एक नौसिखिया योद्धा बन गया। किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जल्द ही एक और एहसास हुआ। रुको, यह एक मध्यवर्ती योद्धा का उतार चढ़ाव है। यह कैसा मजाक है? एक बार में 2 स्तरों को आगे बढ़ाना असंभव। एक क्षण में एक उन्नत अर्ध योद्धा से एक मध्यवर्ती योद्धा बन गया। युआन परिवार में हर कोई स्तब्ध था, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। फिर भी इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। एक उन्नत योद्धा। यह एक उन्नत योद्धा की आभा है। स्वर्ग, एक उन्नत योद्धा। वह केवल 17 वर्ष का है। यहां तक कि युआन फेहे को भी अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई जब उसका जबड़ा नीचे गिरा। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास में जम गया। केवल 2 सांसों में सू जियाओबाई एक उन्नत अर्ध योद्धा से एक उन्नत योद्धा बन गई थी। केवल एक शीर्षक में अंतर है, लेकिन ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। युआन परिवार के मुखिया, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं अभी उस 1 बिलियन के बारे में मजाक कर रहा था? सू जियाओबाई ने शांति से कहा। अध्याय 48। सू जियाओबाई को घेरो और मार डालो। इस समय युआन परिवार का पूरा रिसेप्शन हॉल इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। सभी की आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। 17 वर्षीय एक उन्नत योद्धा। बेस नंबर 18 के इतिहास में यह बिल्कुल अभूतपूर्व था। यह अनसुना था, अनदेखा था। यहां तक कि टेलीविजन पर भी ऐसी कोई प्रतिभा नहीं थी जिसकी तुलना सू जियाओबाई से की जा सके। नहीं, यह अब केवल प्रतिभा की बात नहीं रही। यह एक सच्चा राक्षस था। कल्पना से परे एक विलक्षण प्रतिभा, एक अद्वितीय प्रतिभा। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक विकसित हो तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां मार्शल कमांडर या मार्शल गॉड के स्तर से कहीं अधिक होंगी। वे मार्शल गॉड से परे एक पौराणिक क्षेत्र तक भी पहुंच सकते हैं। 10 अरब, अत्यधिक नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिल्कुल उचित था। यदि आज एक महान परिवार यहां होता तो 10 अरब तो क्या, 100 अरब भी नहीं बचते। आध्यात्मिक मुद्रा प्राप्त करना आसान है, सच्ची प्रतिभा का आना कठिन है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा की तो बात ही छोड़िए, जो 10,000 वर्षों में एक बार भी प्रकट नहीं होती। तुम युआन फेहे बोलना चाहते थे, लेकिन जबरदस्त झटके के कारण उनके शब्द लड़खड़ा गए। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने आश्चर्य को दबाया और कहा, अतिथि बुजुर्ग सू, युआन परिवार के पास अभी 10 अरब नहीं है। ये बहुत अधिक है और हमारा परिवार इसे इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, यदि आप युआन परिवार में शामिल होते हैं तो भविष्य में 10 अरब तो क्या, 100 अरब भी आपके होंगे। उसके बारे में क्या ख्याल है?
युआन फेइहे को गहरा प्रलोभन दिया गया, यहाँ तक कि बाकी सब चीजों को किनारे रखते हुए भी सिर्फ एक उन्नत योद्धा होना ही उसे भर्ती करने के लिए पहले से ही पर्याप्त कारण था। आखिरकार उनका परिवार केवल एक छोटा कबीला था और उनके मार्शल मास्टरों की संख्या काफी सीमित थी। उन्नत योद्धा युआन परिवार की रीढ़ थे और भर्ती के लिए प्रमुख लक्ष्य थे। सू जियाओबाई की राक्षसी प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। अगर उसे इस दायरे में लाया जा सके तो युआन परिवार का एक महान कबीले की स्थिति तक पहुंचना केवल समय की बात होगी। नहीं, फिर भूल जाओ। जब आपके पास ये हो तो मुझे ढूंढने आए, मैं इंतजार करूंगा। सू जियाओबाई बिना किसी हिचकिचाहट के युआन फेइहे के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इत्मीनान से खड़ी हो गई। अतिथि एल्डर सू, मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि यह पहल आपके हाथ में नहीं है। युआन फेइहे की नजर धुंधली हो गई, उसका लहजा तीखे धमकी भरे स्वर से भरा हुआ था। सबमिट करने से इनकार कर रहे हैं, यह न केवल अनुपयोगी है, यह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। युआन फेइहे इस तरह के खतरे को अनियंत्रित कैसे बढ़ने दे सकता है? क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? मत भूलो मेरे पास कोर जोन पहचान पत्र है। बोलते समय सू जियाओबाई ने तिरछी नजरें झुका ली। हा, युआन फेइहे दिल खोलकर हंसे। अतिथि एल्डर सू, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि जिस क्षण से आपने युआन परिवार में प्रवेश किया है, पूरा क्षेत्र सिग्नल जैमर की सुरक्षा में है। भले ही आप अपने कोर जोन पहचान पत्र को कुचल दें, या भले ही आपके पास एक सुपरकंडक्टर कम्युनिकेटर हो, कोई भी संदेश बाहर नहीं जाएगा। ये वह भव्य उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम्हें ये पसंद है? आसपास के युआन परिवार के सदस्यों ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। 20 से अधिक उन्नत योद्धा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त लगभग 7 या 8 मार्शल मास्टर भी थे। बाहर अनगिनत युआन परिवार के योद्धा पहरा दे रहे थे। ऐसी अलग थलग परिस्थितियों में सू जियाओबाई जैसा उन्नत योद्धा भी संभवतः बच नहीं सकता था। ओह टिल्डर, तो यह ऐसा ही है। सू जियाओबाई का चेहरा अचानक एहसास से चमक उठा और फिर वह आराम से प्रसन्न मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। सू जियाओबाई के लापरवाह व्यवहार को देखकर युआन फेइहे की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ऐसा लगा मानो पिंजरे में बंद व्यक्ति सू जियाओबाई नहीं बल्कि वे स्वयं हो। अतिथि एल्डर सू, मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप सहमत हैं तो ये गोली लें। अपने हाथ के झटके से युआन फेइहे ने हवा से एक हरी गोली बनाई। उसकी उंगलियों के झटके से गोली सू जियाओबाई की ओर चली गई, जिसने उसे आसानी से पकड़ लिया। ये हॉट डिवोरिंग पिल है। इसे लेने के बाद आपके शरीर को 7 दिनों तक कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। हालांकि उसके बाद आपको असहनीय फाड़ने वाले दर्द का अनुभव होगा। लेकिन चिंता न करें, हमारे युआन परिवार के पास मारक दवा है। जब तक आप 7 दिनों के भीतर यहाँ आते हैं और हमारे आदेशों का पालन करते हैं, मैं तुम्हें मारक दवा दूंगा। युआन फेइहे की आंखें तेजी से चमक उठी। बेशक आप मना कर सकते हैं, लेकिन एक उन्नत योद्धा के रूप में कोई संकट संकेत भेजने में असमर्थ और यहाँ फंसने के कारण आपको पता होना चाहिए कि आपका अंत क्या होगा, है ना? आपने पहले भी कई लोगों ने मेरी अवहेलना करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सभी पैरों तले धूल में बदल गए। अतिथि एल्डर सू, यह आपका आखिरी मौका है। इसे बर्बाद मत करो। युआन फेइहे के क्रूर तरीके अनगिनत बार प्रभावी साबित हुए थे। इसी युक्ति का प्रयोग करके उसने अनेक योद्धाओं को दास्ता के लिए विवश कर दिया था। कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। मृत्यु और समर्पण के बीच चयन का सामना करते हुए कोई भी मरना नहीं चाहता था, तो उन्होंने समर्पण कर दिया। अब उसने सू जियाओबाई के खिलाफ भी वही तरीका अपनाया। युआन फेइहे की नजर में सू जियाओबाई जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को महत्व देगा और समर्पण का चयन करेगा। एक बार जब सू जियाओबाई ने अनुपालन किया तो युआन परिवार को भारी बढ़ावा मिलेगा और सत्ता में उनका उदय अब एक सपना नहीं होगा। तो यह आपका खेल है। मैंने सोचा कि यह कुछ मौलिक हो सकता है। सू जियाओबाई मुस्कुराई, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हल्के से निचोड़ने पर हरी गोली उसके हाथ में पाउडर में बदल गई। तुरंत सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठी। जैसे ही युआन परिवार के योद्धाओं ने सू जियाओबाई पर अपनी घातक निगाहें जमाई, जो एक पल की सूचना पर हमला करने के लिए तैयार थी। केवल जब्त पीने के लिए टोस्ट से इनकार करना। युआन फेइहे ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, मेरे पास इसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मार डालो। इससे पहले कि अंतिम शब्द उनके मुंह से निकलता, रिसेप्शन हॉल के बाहर जोरदार हंगामा मच गया। हवा में चीख पुकार, हथियारों की झड़प और मदद की गुहार गूंज उठी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हम सभी का ध्यान दरवाजे की ओर गया। क्या चल रहा है? युआन फेइहे ने गहराई से भौहें चढ़ाई। जाओ, इसकी जांच करो। एक योद्धा दरवाजे के पास आया। जैसे ही वह खुला, वह अकड़ गया, फिर पीछे की ओर गिर गया और फर्श पर गिर पड़ा। सभी ने उसकी गर्दन पर एक लंबा संकीर्ण घाव देखा, जिससे खून बह रहा था। प्रवेश द्वार पर काले कपड़े पहने, काला मुखौटा पहने एक व्यक्ति खड़ा था। अध्याय 49 छाया का वध। इस आकृति में एक मिश्र धातु ग्रेड लंबा चाकू था। कपड़े फड़फड़ाने लगे और उनमें से एक उन्नत योद्धा की आभा निकलने लगी।
विशेष रूप से अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने यह आकृति देखी तो किसी कारण से ऐसा लगा जैसे वे सू जियाओबाई को देख रहे थे। आप कौन है? वह अंदर कैसे आया? कौन परवाह करता है कि वह अंदर कैसे आया? उसने युआन परिवार के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की। उसे मार डालो। युआन परिवार के कई योद्धाओं ने यह देखकर बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने हथियार निकाले, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय की और अपनी सारी शक्ति लगा दी, सीधे दरवाजे पर काले लिबादे में मौजूद व्यक्ति पर हमला कर दिया। अचानक काले लिबादे वाली आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसकी पूरी आकृति अचानक सबके सामने गायब हो गई। कहाँ गया? प्रकाश का एक नीला अर्धचंद्राकार ब्लेड हवा में बह गया। अगले ही पल काले लिबादे में वह आकृति कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। हालांकि उसके पीछे युआन परिवार के योद्धा जिन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, वे अपनी जगह पर जमे हुए थे। क्या चल रहा है? मैं अपने पैरों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकता? मैं अब अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता। सभी ने नीचे देखा और महसूस किया कि उनके ऊपरी शरीर धीरे धीरे उनके निचले शरीर से अलग हो रहे थे और फिर जमीन की ओर ढह रहे थे। एक पल में सबकी कमर कट गई। खून बिखरा हुआ था। हवा कठोर तीखी चीखों से भर गई। युआन परिवार के योद्धा, जो आधे कटे हुए थे, पीड़ा में चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपने परिचित लेकिन अपरिचित पैरों को देखा। उनकी आत्मा टूट गई थी। पूरा स्वागत कक्ष इस समय एक नारकीय दुष्स्वप्न में बदल गया था। कितने मजबूत! शेष युआन परिवार के योद्धा, जिन्होंने अभी तक आक्रमण नहीं किया था, डर के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। जिन लोगों की कमर कटी थी, उनमें स्पष्ट रूप से 1 या 2 जूनियर मार्शल मास्टर थे। एक उन्नत योद्धा ने एक जूनियर मार्शल मास्टर को एक पल में मार डाला था। यह अचानक घुसपैठिया अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। आप कौन है? युआन फेहे का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया। अरे अरे अरे, युआन परिवार के मुखिया, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे कान आवाज से लगभग बहरे हो गए हैं। सू जियाओबाई ने उसके कान खींचे और उठ खड़ी हुई। इतना गुस्सा मत हो, मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ। सू जियाओबाई काले लिबादे में उस व्यक्ति के पास गई, उसके कंधे को थपथपाया और मुस्कुराई। अरे, यह मेरा छोटा भाई है। वह कैसा है? बहुत मजबूत है ना? ये सही है। मुखौटा पहने, काला लिबादा पहने हुए, खुली त्वचा का एक भी टुकड़ा नहीं। ऑटो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 5 छाया क्लोनों में से एक सू जियाओबाई थी। सू जियाओबाई ने इस मुद्दे के बारे में बहुत पहले सोचा था। राक्षसों से लड़ने, लोगों को मारने, आदेशों का पालन करने, पुनर्जीवित होने और लगभग अपने जैसी ही ताकत रखने में सक्षम होना। हथियारों के अंतर और शायद उनकी मार्शल तकनीकों में आध्यात्मिक कुशलता की थोड़ी कमी के अलावा वे हर दूसरे पहलू में सू जियाओबाई से अलग नहीं थे। ऐसा अस्तित्व इतना बेकार था कि उसे उसके अंगरक्षक और प्रवर्तक के रूप में उपयोग न किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक सू जियाओबाई आदेश देती, सिस्टम उन्हें किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकता था। इसका मतलब यह था कि भले ही वे सभी को मिटा दें, वे एक पल में चुपचाप चले जा सकते हैं। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब युआन क्यूई द्वारा सू जियाओबाई को युआन परिवार में लाया गया, तो उन्होंने पहले ही सिस्टम को एक आदेश दे दिया था। 5 छाया क्लोनों में से उसने 2 को बुलाया। यह सोचकर कि यह बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा, उन्होंने विशेष रूप से उन्हें काले लिबादे और मुखौटे दिलवाए। आपके लोग। युआन फेहे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हाँ, सिर्फ यही नहीं, बाहर एक और भी है। उन्हें अब तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। सू जियाओबाई के शब्द अभी गिरे ही थे कि बाहर अराजकता की आखिरी आवाजें अचानक बंद हो गईं। तभी एक तेज छाया दौड़कर आए और सू जियाओबाई के सामने रुक गई। यह एक काला लिबादा और एक सफेद मुखौटा भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस व्यक्ति ने मिश्र धातु ग्रेड लंबी तलवार पकड़ रखी थी और तलवार की धार से खून टपक रहा था। युआन फेहे, उसके बारे में क्या ख्याल है? आपके लिए मेरा उपहार, क्या आपको ये पसंद है? सू जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने युआन परिवार में बुरे, कमजोर और महिलाओं को छोड़कर सभी को मार डाला है। जैसे ही उसने ये कहा, सू जियाओबाई की आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। वह कोई अनिर्णायक व्यक्ति नहीं था। या तो उसने कार्रवाई नहीं की, या अगर उसने कार्रवाई की तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सभी को मार डालेगा। कमीने, तुम मौत मांग रहे हो। युआन फेहे क्रोधित थे। एक उन्नत मार्शल मास्टर की आभा फूट पड़ी। युआन फेहे की आकृति अचानक एक तोप के गोले में तब्दील हो गई, जो हवा में उड़ रही थी, और उसने सीधे सू जियाओबाई के चेहरे पर मुक्का मारा। एक ही वार में उसका सिर उड़ा देने का इरादा। डायमंड बॉडी। सू जियाओबाई की त्वचा अचानक सुनहरे बुद्ध की तरह सुनहरी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में ही हमलावर की मुट्ठी पकड़ ली। युआन फेहे, इतनी जल्दी मत करो, मैंने अभी तक अपने शब्द पूरे नहीं किए हैं। सू जियाओबाई मुस्कुराए। असंभव। युआन फेहे का दिल कांप उठा। वह एक वास्तविक उन्नत मार्शल मास्टर थे। इसके अलावा वह कई वर्षों तक उन्नत मार्शल मास्टर चरण में था और कई बार वह जूनियर मार्शल जनरल बनने के लिए लगभग सफल हो चुका था। यहां तक कि झांग हिंगलोक जैसे एक और उन्नत मार्शल मास्टर के साथ काम करते समय भी युआन फेहे को जीतने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब वह वास्तव में एक उन्नत मार्शल मास्टर द्वारा पकड़ा गया था। यह है युआन क्यूई, जिसने पहले से ही डर के लक्षण दिखाए थे, ने अविश्वास में अपना मुंह चौड़ा किया।
युआन फेइहे उनकी और युआन परिवार के सभी सदस्यों की नजर में एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसीलिए वे उसके अधीन होने को तैयार थे। लेकिन इस समय उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। एक उन्नत मार्शल मास्टर के पूर्ण शक्ति प्रहार को एक उन्नत योद्धा ने आसानी से रोक दिया था, और यह उन्नत योद्धा केवल 17 वर्ष का था। मेरे लिए मरो। उसके झटके के बावजूद युआन फेइहे का युद्ध अनुभव काम आया। उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और एक और विस्फोटक मुक्का मारते हुए सु जियाओबाई की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की। लेकिन उसकी मुट्ठी किसी बात पर नहीं लगी। कहाँ है वह? मेरे पीछे। उसकी गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? युआन फेइहे ने मन ही मन ये सोचा और वह पीछे मुड़कर उसके पीछे किक मारने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना पैर उठा पाता, एक बड़ा हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को पहले ही ढक चुका था। टकराना। युआन फेइहे का सिर नीचे की ओर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे एक बड़ा मकड़ी के जाले जैसा गड्ढा बन गया। अध्याय 50 लूटपाट। युआन फेइहे, हिलना मत। अगर तुम हिलोगे तो मुझे डर है कि मेरा खंजर बहुत तेज है और मैं गलती से तुम्हारा गला काट सकता हूँ। सु जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा शांत था। उसका एक हाथ युआन फेइहे के सिर को दबा रहा था, जबकि दूसरे ने खंजर को कसकर पकड़ रखा था और उसे युआन फेइहे की गर्दन पर दबा रहा था। युआन फेइहे की गर्दन पर एक छोटा संकीर्ण कट दिखाई दिया। घाव से थोड़ा सा खून निकलना शुरू हो गया। थोड़ी सी ताकत के साथ सु जियाओबाई युआन फेइहे के जीवन को समाप्त कर सकती थी। अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस करते हुए युआन फेइहे की आंखें अभूतपूर्व भय से भर गईं। उसने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। अभी सु जियाओबाई उसे मुर्गे को मारने जितनी ही आसानी से मार सकती थी। उसने विरोध करने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। श्रीमान सु, आपने गलत समझा। मेरा मतलब यह नहीं था। कृपया आवेग में न आए। मौत के डर ने युआन फेइहे के पिछले अहंकार और उच्च मुद्रा को पूरी तरह से मिटा दिया था। उसका दिल उसके गले में था। ठंडा पसीना उसके सिर के खून के साथ मिलकर जमीन पर गिर रहा था, जिससे उसकी पुतलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी, घबराहट और भय से भरी हुई थी। मालिक को जाने दो। युआन परिवार के एक मध्यवर्ती योद्धा ने यह देखा और युआन फेइहे को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। अगले ही सेकंड अचानक उसके पीछे एक परछाई आ गई। तलवार की एक तेज धार सीधे उसके हृदय में घुस गई। लंबी तलवार वापस खींच ली गई और मध्यवर्ती योद्धा अपनी छाती पकड़कर और खून थूकते हुए अनिच्छा की दृष्टि से जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। इस भयानक दृश्य को देखकर युआन परिवार के सभी सदस्यों ने सहजता से एक कदम पीछे खींच लिया। जब उन्होंने दो नकाबपोश आकृतियों को देखा तो उनकी आंखें भय और डर से भर गईं। एक मध्यवर्ती योद्धा एक उन्नत योद्धा द्वारा दिल में एक तलवार से मारे जाने से पहले एक भी वार करने में सक्षम नहीं। क्या उन्होंने यही सोचा था कि एक उन्नत योद्धा था? गलतफहमी। नहीं, मैंने गलत नहीं समझा। वास्तव में मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने पहले से ही आपके युआन परिवार को परेशान करने की योजना बनाई थी, लेकिन क्योंकि आप मुख्य क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए मैंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। मुझे आश्चर्य हुआ आपने मदद के लिए सभी चैनलों को बंद करते हुए ढाल को भी सक्रिय कर दिया। तसक तसक तसक। मैंने लोगों को अपनी कब्र खोदते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को अपना गड्ढा खोदते और फिर खुद को दफनाते नहीं देखा। सु जियाओबाई ने व्यंग्य किया। यह सुनकर युआन फेइहे की आंखें चौड़ी हो गईं। तो उसकी सारी सावधानीपूर्वक योजना किसी और की गणना का हिस्सा थी। उसने मुख्य पहचान पत्र से संकट संकेत को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने बाहर संदेश भेजने के हर संभव रास्ते को भी बंद कर दिया था। अंत में उसने केवल अपने पैर पर ही गोली मारी थी। मिस्टर सु, आपने अभी 10 बिलियन का जिक्र किया। कोई बात नहीं, मैं आपको 10 बिलियन दूंगा। मैं तुरंत किसी को परिवार की तरल संपत्तियों में से 80 मिलियन आपके नाम हस्तांतरित करने को कहूंगा और फिर हमारी सारी संपत्तियां बेच दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आपके लिए 10 बिलियन लेकर आऊंगा। युआन फेइहे ने तुरंत पेशकश की, ये सोचकर कि पैसे से उसे जीवन मिल सकता है। 80 मिलियन। टीएस्क। अगर यह पहले होता तो शायद मैं इसे ले लेता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे अब नहीं चाहता। सु जियाओबाई हल्के से हंसी। हालांकि मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का मौका दे सकता हूँ। श्री सु, आपकी जो भी शर्तें हैं, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। यह सुनकर युआन फेइहे को एहसास हुआ कि आशा की एक किरण हो सकती है और उसने जल्दी से जवाब दिया। सरल, मुझे स्प्रेड सिक्के नहीं चाहिए। कौन जानता है कि स्थानांतरण के दौरान आप कोई चाल चलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं और आपकी तिजोरी में भी कुछ मूल्यवान चीजें होंगी, है ना? अब मैं तुम्हें अपना जीवन खरीदने का मौका दे रहा हूँ। सबसे मूल्यवान चीजें बाहर निकालो। यदि यह पर्याप्त नहीं है, क्षमा करें, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सु जियाओबाई मुस्कुराए। दरअसल वो बदला लेने के लिए युआन परिवार का सफाया करना चाहता था और अपने लिए इस संभावित खतरे को खत्म करना चाहता था। लेकिन ऐसा करते समय उसे कुछ वास्तविक लाभ भी मिल सकते थे। हालांकि युआन परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ एक उन्नत मार्शल मास्टर था। कौन जानता था कि कौन सी मूल्यवान वस्तुएं छिपी हो सकती हैं। बिल्कुल मैडमैन ड्रेक की तरह वह एक उन्नत योद्धा प्रतीत होता था जो हत्या में माहिर था।
लेकिन वास्तव में उसके पास कियानकुन तकनीक के टुकड़े जैसी मूल्यवान चीजें थीं, जिससे सु शियाओबाई को अपनी ताकत में सुधार करने में मदद मिली, जिससे वह आसानी से उन्नत मार्शल मास्टर्स को नियंत्रित कर सके। युआन परिवार जैसे बड़े परिवार में कुछ छिपे हुए खजाने होने चाहिए, है ना? हाँ, मैं तुम्हें अभी सब कुछ दूंगा। युआन फेहे तुरंत सहमत हो गए। उसका जीवन दूसरों के हाथों में था, वह ना कहने का साहस कैसे कर सकता था। अच्छा, मुझे बताओ वे कहाँ हैं और मैं उन्हें लाने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजूंगा, सु जियाओबाई ने कहा। युआन फेहे बेहद दुखी थे। वह एक समय एक प्रतिष्ठित उन्नत मार्शल मास्टर और एक परिवार के मुखिया थे। अब हालांकि उसके सिर को दबाया जा रहा था, उसके गले पर खंजर से वार किया जा रहा था और किसी भी क्षण उसकी जान ली जा सकती थी। यह चेहरे का बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अपने जीवन की खातिर युआन फेहे के पास कोई विकल्प नहीं था। वे मेरे अध्ययन कक्ष में हैं, बुकशेल्फ के ऊपर बाईं ओर। बाहरी पुस्तकें हॉटबैक हैं, लेकिन अंदर एक सूक्ष्म स्तरीय साधना तकनीक है। मेरे अध्ययन कक्ष की तिजोरी में कई तीसरी श्रेणी की हवानगलों गोलियां, दूसरी श्रेणी की जिनसुई गोलियां और अन्य दुर्लभ प्रथम श्रेणी की गोलियां भी हैं। सबसे कीमती शिंगगू गोली है, जो एक आदर्श तीसरी श्रेणी की गोली है, बहुत मूल्यवान है। मेरे औषधीय सामग्री बॉक्स में 100 साल से अधिक पुरानी कुछ उन्नत औषधीय सामग्रियां हैं, जिनमें से कई का उपयोग चौथी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। अंदर कुछ दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं और आभूषण भी हैं। जो कुछ भी आपको पसंद हो मिस्टर सु, आप वह सब ले सकते हैं। और युआन फेहे ने वर्णन करना जारी रखा। सु जियाओबाई ने अपनी छाया को सब कुछ पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद सब कुछ उसके पास लाया गया और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा युआन फेहे ने वर्णित किया था। यह स्पष्ट था कि एक परिवार के मुखिया के रूप में युआन फेहे बेहद अमीर था। इन सभी वस्तुओं को मिलाकर आसानी से 1 अरब से अधिक का योग बन जाता है। लगभग आधे घंटे बाद 2 परछाइयों ने पूरी युआन परिवार की संपत्ति की गहन तलाशी ली। यहां तक कि युआन फेहे और युआन परिवार के अन्य सदस्यों की वस्तुएं भी पूरी तरह से लूट ली गईं। यही है क्या, और कुछ नहीं, सु जियाओबाई ने अपने हाथ में खंजर कसते हुए शांति से कहा। क्या आपको लगता है कि ये चीजें आपकी जिंदगी खरीदने के लिए काफी है? और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये सब मूल्यवान चीजें हैं, युआन फेहे ने जल्दी से जवाब दिया। तभी उसे अचानक कुछ याद आने लगा। मेरे साधना कक्ष में एक सूक्ष्म स्तरीय मौलिक तकनीक है, लेकिन यह मूल प्रति का केवल एक टुकड़ा है। यदि श्री सु को लगता है कि यह मूल्यवान है, तो बेझिझक इसे ले लें। सूक्ष्म स्तरीय मौलिक तकनीक। सु जियाओबाई की आंखें चमक उठी। कौन सा गुण? अंतरिक्ष विशेषता। मैं विधि के सटीक नाम के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन इसमें कियानकुन शब्द शामिल है, इसलिए यह अंतरिक्ष से संबंधित होना चाहिए। अंतरिक्ष विशेषता, कियानकुन तकनीक। सु जियाओबाई अचानक चौंक गई।